इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डीबीएमएस चैप्टर्स और यहाँ पे हम मल्टीपल चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। एक साथ यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स हम रिवीजन करेंगे। इस प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो में आपको 2-3 चैप्टर्स साथ में मिलेंगे। मोर देन 3 चैप्टर्स भी हो सकती है, यदि शॉर्ट चैप्टर्स है तो 4-5 चैप्टर्स होंगे साथ में। और जो भी हमने डीबीएमएस के लेक्चर्स पढ़े हैं, प्रॉपर कंप्लीट लेक्चर्स के लिए आप डीबीएमएस की प्लेलिस्ट फॉलो करिएगा। यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर्स का। फटाफट से मैं यहाँ पे जो भी मटेरियल है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट दिख जाएगा। आप एक ही लेक्चर में शॉर्ट टाइम पे 2-3 चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 देखते हैं। यहाँ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बस एक ओवरव्यू है जो भी हमने पढ़ा है। और कंप्लीट लेक्चर्स और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए डीबीएमएस की प्लेलिस्ट फॉलो करिएगा। बट ये एक रिवीजन है कि आप 2-3 चैप्टर एक साथ रिवाइज करना चाह रहे हैं, देन एक ही वीडियो में यू कैन सी दी एंटायर कंटेंट। सबसे पहले चैप्टर 1 देखते हैं। चैप्टर 1 में जो टॉपिक है, सबसे पहला है कि डेटाबेस होता क्या है। नाउ ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप देख सकते हैं। स्लाइड्स पे मैं थोड़ी देर रुकूंगी, एटलीस्ट आप वीडियो पॉज करके इसको रीड कर सके। ये डेटाबेस की डेफिनेशन मेंशन्ड है। देन हियर यू कैन सी, देखिए डेटाबेस के बारे में है, फिर कुछ एग्जाम्पल बताया गया है डेटाबेस का। डेटाबेस की मदद से क्या क्या किया जा सकता है, जैसे रिट्रीव, इंसर्ट या डिलीट इंफॉर्मेशन। फिर है तो सबसे पहला जो पॉइंट देखा, देखिए ये वो तो था व्हाट इज डेटाबेस। नाउ इसके बाद है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस क्या होता है वो बता दिया, देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वो नेक्स्ट है। और यही चीज़ आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि डीबीएमएस की प्लेलिस्ट देखिएगा। ये सिर्फ रिवीजन है, इस वाली प्लेलिस्ट में आपको रिवीजन मिलेगा। सारे ही चैप्टर शॉर्ट में मैं यहाँ पे शो कर दूंगी, आप वीडियो पॉज करके एक एक स्लाइड देख सकते हैं। ये डीबीएमएस के बारे में लिखा गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे माई एसक्यूएल, ओरेकल, जो भी पॉपुलर कॉमर्शियल डेटाबेसेस हैं। फिर डीबीएमएस करता क्या है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम बहुत सारे ऑपरेशंस एक डेटाबेस पे परफॉर्म कर सके, जैसे डेटाबेस को क्रिएट करना, उसमें डाटा स्टोर करना, डाटा अपडेट करना, टेबल क्रिएट करना, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। देन डीबीएमएस प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है डेटाबेस को। और बहुत सारे यूजर्स एक साथ यदि डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं तो डाटा कंसिस्टेंसी भी डीबीएमएस ही मेंटेन करता है। अब डीबीएमएस क्या क्या टास्क करता है वो देख लेते हैं। कंप्लीट के लिए आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में रीड कर देती हूँ। डीबीएमएस अलाउज यूजर्स दी फॉलोइंग टास्क, जैसे डाटा डेफिनेशन हो गया, डाटा अपडेशन, डाटा रिट्रीवल एंड यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस है, ये कुछ पॉइंट्स है, आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट ये और फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं। फिर एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस है, डीबीएमएस के क्या एडवांटेजेस हैं। पॉइंट्स में यहाँ रीड कर देती हूँ। कंट्रोल्स डेटाबेस रिडंडेंसी, डाटा शेयरिंग, इजीली मेंटेनेंस। देखिए डेटाबेस, ये रिडंडेंसी का मतलब होता है जो फालतू का डाटा होता है वो डीबीएमएस रिमूव कर देता है, और सिर्फ जो रेलेवेंट इंपॉर्टेंट डाटा है वो रहता है। जैसे कुछ रिकॉर्ड्स होते बार बार रिपीटिशन में लिखे गए हैं फालतू में, मतलब 10 जगह एक ही टाइप का रिकॉर्ड रिपीटेड है तो वो 10 जगह ना लिख के प्रॉपरली एक जगह मेंशन हो जाता है, एक या दो जगह जहाँ भी रिक्वायर्ड है। तो रेडंडेंट डाटा रिमूव हो जाता है डीबीएमएस की मदद से। रेडंडेंट मतलब फालतू का डाटा, डाटा का जो फालतू में रिपीटिशन हो रहा होता है वो फालतू डाटा रिमूव हो जाता है। देन रिड्यूस टाइम, बैकअप, मल्टीपल यूजर इंटरफेस, वो तो हो गए एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस देखते हैं। उसमें है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये ज़्यादा लगती है क्योंकि पूरा बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है डीबीएमएस। साइज़, ज़्यादा साइज़ की रिक्वायरमेंट होती है। कॉम्प्लेक्स भी होता है, कॉम्प्लेक्सिटी। फिर हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, फेलियर होने पे बहुत लॉस हो जाता है इंपॉर्टेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन का। ये तो हो गया चैप्टर 1।
सो इस चैप्टर में इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर इसी के कंटिन्यूएशन में इसी वीडियो में देखेंगे। सो अब चैप्टर 2 देखेंगे। इसके बाद चैप्टर 1 में हमने देख लिया। मैं फिर से एक बार शो कर देती हूँ फटाफट से ये चैप्टर। तो ये चैप्टर 1 अभी हमने देखा। इसमें व्हाट इज डेटाबेस हमने कवर किया टॉपिक। फिर डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर क्या टास्क होता है डीबीएमएस का, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस, एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। सो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब देखते हैं चैप्टर 2 ऑफ डीबीएमएस। इसमें जो टॉपिक्स है, सबसे पहला है कि डेटा किसको कहते हैं, व्हाट इज डेटा। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। देन जो डेटा वर्ड है वो कहाँ से आया है, वो डेटम वर्ड से आया है। और डेटम का मतलब होता है सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और डेटम सिंगुलर है और डेटा प्लूरल हो गया। फिर ये कुछ पॉइंट्स हैं। देन है सो व्हाट इज डेटा था पहला टॉपिक। फिर डेटाबेस क्या है, व्हाट इज डेटाबेस। ये पॉइंट्स हैं डेटाबेस से रिलेटेड, 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट इज ये और फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं। डिटेल वीडियो में बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वो डीबीएमएस वाली प्लेलिस्ट से आप देखिएगा। यहाँ ये सिर्फ समरी हम कवर कर रहे हैं। और जैसे देखिए बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है। ये एग्जांपल ज़रूर याद रखने हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। माई एसक्यूएल हो गया, साइबेस, ओरेकल, मोंगो डीबी, इन्फॉर्मिक्स, पोस्टग्रे एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर एक्सेट्रा। फिर डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए जिस लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं वो होती है एसक्यूएल। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और एसक्यूएल किस किस चीज़ का बेसिकली यूज़ कर रहा होता है, रिलेशनल अलजेब्रा का और टपल रिलेशनल कैलकुलस। देन एक डेटाबेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में। इस इमेज का यूज़ करते हैं हम टू रिप्रेजेंट डेटा। नाउ इवोल्यूशन ऑफ डेटाबेसेस। डेटाबेसेस इवॉल्व कैसे हुए धीरे धीरे, मतलब सबसे पहले किस टाइप का डेटाबेस था, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होते चले गए और क्या अलग अलग टाइप के डेटाबेस आते रहे, वो हम देखते हैं। तो डेटाबेस की लगभग मोर देन 50 ईयर्स की जर्नी हो चुकी है। और इसका इवोल्यूशन जब शुरू हुआ था तो सबसे पहले फ्लैट फाइल सिस्टम था, उसके बाद धीरे धीरे रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट रिलेशनल सिस्टम्स और बाकी नए नए जो डेटाबेसेस हैं वो आना शुरू हो गए थे। बहुत सारे जेनरेशन से ये डेटाबेस का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। तो इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले था फाइल बेस्ड डेटाबेस। ये मॉडल था, फाइल बेस्ड मॉडल कह लीजिए इसको या फिर फाइल बेस्ड डेटाबेस। ये लगभग 1968 के अराउंड था ये डेटाबेस। फ्लैट फाइल सिस्टम में मैनेज होती थी सारी चीज़ें ये। और हर डेटाबेस सिस्टम के, हर एक मॉडल के कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस। तो अब इसका मेजर एडवांटेज फाइल सिस्टम का है कि बहुत सारे तरीके से उसके डाटा को एक्सेस किया जा सकता था, जैसे सिक्वेंशियल मेथड, इंडेक्स मेथड, रैंडम मेथड। और लेकिन इसमें इस वाले डेटाबेस में एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होती थी। और किस जनरेशन की लैंग्वेज यूज़ होती थी, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज लाइक कोबोल, बेसिक। ये लैंग्वेजेस अपने आप में कॉम्प्लेक्स थी, आज की तरह बहुत इंग्लिश लाइक और बहुत इजी लैंग्वेजेस तो थी नहीं। लैंग्वेजेस भी धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। तो पहला था फ्लैट फाइल बेस्ड सिस्टम। नेक्स्ट इसके बाद हायरार्कियल डाटा मॉडल आया। ये आया था अराउंड 1968 टू 80 के बीच में। और इस मॉडल पे बेस्ड जो एक डीबीएमएस था, वो आईबीएम का जो पहला डीबीएमएस था वो कैसा, किस मॉडल पे बेस्ड था, हायरार्कियल डेटाबेस मॉडल पे। ठीक है, तो हायरार्कियल डाटा मॉडल का सबसे प्रोमिनेंट या इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है आईबीएम्स फर्स्ट डीबीएमएस। और आईबीएम के पहले डीबीएमएस का नाम क्या था, आईएमएस, दैट इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। हायरार्कियल मतलब इसमें फाइल्स किस तरीके से अरेंज रहती थी, पेरेंट चाइल्ड मैनर में, एक रिलेशनशिप बनी रहती थी इनमें। तो आगे जो डायग्राम है उसमें हायरार्कियल डाटा मॉडल आप देख सकते हैं। उस डायग्राम में स्मॉल सर्कल जो है उनको क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट्स।
फिर हर सिस्टम के अपने कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे, तो इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन, लैक स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस नहीं थी इसमें, इजीली ये मैनी मैनी रिलेशनशिप को इजीली हैंडल नहीं कर पाता था ये डाटा मॉडल। ऐसा कुछ डायग्राम हायरार्कियल डाटा मॉडल का, हायरार्कियल डेटाबेस का। जैसे एक कंपनी है, उसमें यूज़र्स, डिवाइसेस, एप्लीकेशंस हैं, यूज़र्स भी, मार्केटिंग पर्सनल को हमने यहाँ सेपरेट कर दिया, इनको फर्दर आप सेपरेट करते चले जाइए। तो लास्ट में ये जो सर्कल्स है ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगी। सपोज ये पेरेंट है, ये इसके कितने चाइल्ड हो गए, 3 चिल्ड्रन हो गए। देन ये अब इस केस में ये पेरेंट बन गया, इसके कितने चिल्ड्रन हो गए, 2 चिल्ड्रन। अब यहाँ ये पी बना दीजिए मार्केटिंग को, इसके कितने चिल्ड्रन हो गए, 3। तो ऐसे ही पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है हर एक के बीच में। और इंडिविजुअल ये सब क्या है, फाइल्स, और इनको, इन सर्कल्स को ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है इन हायरार्कियल डाटा मॉडल, और या फिर हायरार्कियल डेटाबेस। फिर नेक्स्ट मॉडल आया, तो फाइल बेस्ड सिस्टम देख लिया हमने, फिर हायरार्कियल देख लिया। नेक्स्ट नेटवर्क डाटा मॉडल आया, और ये मॉडल का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था, चार्ल्स बैकमैन। चार्ल्स बैकमैन ने पहला, यहाँ पे लिख दीजिएगा, फर्स्ट नेटवर्क डाटा डीबीएमएस बनाया था। नेटवर्क डाटा मॉडल पे बेस्ड जो डीबीएमएस बनाया था वो चार्ल्स बैकमैन ने बनाया था पहली बार। और हनीवेल, ये लेबोरेटरीज है, हनीवेल मतलब एक कंपनी ही है, बट इसमें ऐसे ही रिसर्च से रिलेटेड भी चीज़ें थी कॉल्ड। और इस डेटाबेस का नाम क्या था, इंटीग्रेटेड डाटा स्टोर, IDS। इट वॉज डेवलप्ड, ये लगभग अर्ली 1960s में डेवलप हुआ था ये डाटा मॉडल। और लेकिन डेवलप तो 1960s में हुआ था, बट इसको स्टैंडर्डाइज कौन से ईयर में किया गया था, 1971 में। किन्होंने स्टैंडर्डाइज किया था, कोडेसिल ग्रुप ने। कोडेसिल है कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम्स लैंग्वेजेस। यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे इस फील्ड से रिलेटेड, उन्होंने इस मॉडल को स्टैंडर्डाइज कर दिया था। अब इसमें फाइल्स का अरेंजमेंट कैसे होता था, ओनर्स और मेंबर्स के फॉर्म में, ठीक है। कुछ फाइल्स ओनर्स कहलाती थी, कुछ उसके मेंबर्स। अब नेटवर्क डाटा मॉडल में मेन जो कंपोनेंट्स होते थे वो नेटवर्क स्कीमा, जिसको कंप्लीट डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया है नेटवर्क स्कीमा। सब स्कीमा मतलब एक यूजर को डेटाबेस का क्या पार्ट दिखेगा तो उसको सब स्कीमा कहते हैं। व्यूज ऑफ डेटाबेस पर यूजर, हर एक यूजर को अलग अलग डेटाबेस का पोर्शन देखना है, तो हर एक यूजर का सब स्कीमा अलग रहेगा। डाटा मैनेजमेंट लैंग्वेज प्रोसीड्यूरल, DML मतलब किस तरीके से डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे, तो वो DML भी एक कंपोनेंट था इसका। और ये DML और ये सारी चीज़ें हम SQL में भी पढ़ेंगे। इस मॉडल के भी कुछ लिमिटेशंस थे जैसे बाकी मॉडल्स के, जैसे सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन एंड मेंटेन, इसको डिज़ाइन और मेंटेन करना डिफ़िकल्ट था। नेक्स्ट मॉडल आया तो नेटवर्क मॉडल हो गया अभी, नेटवर्क डाटा मॉडल। अब फोर्थ मॉडल जो आया, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, और ये आज भी फेमस है, इसकी पॉपुलैरिटी आज भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है लगभग। ज़्यादातर मॉडर्न डेटाबेसेस इसी पे बेस्ड हैं, और प्रैक्टिकली भी रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। रिलेशनल मतलब टेबुलर फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना और उसी से फिर इंटरेक्ट करना। और ये लगभग 1970 से ये आया हुआ है रिलेशनल डेटाबेस, और अभी तक चल रहा है, इसलिए 1972 प्रेजेंट। इस पूरे एरा को रिलेशनल डेटाबेस एरा कहा गया। और डेटाबेस आए और उनकी अलग फंक्शनैलिटी है, लेकिन ये डेटाबेस तो टिका रहा और आज भी टिका हुआ है। एंड इसको कहते हैं, मतलब 1970 से लगभग इसी की मोनोपोली है। इन 1970 में लेकिन सबसे पहली बार जो रिलेशनल मॉडल है ये प्रपोज किन्होंने किया था, EF कोड में। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, EF कोड। नाउ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में दो मेन टर्मिनोलॉजीज का यूज होता है, वो होता है इंस्टेंस एंड स्कीमा। स्कीमा तो डेटाबेस के ओवरऑल स्ट्रक्चर को कहते हैं, इंस्टेंस मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पे वो डेटाबेस कैसा दिख रहा है, मतलब डाटा तो चेंज होता रहता है ना हर मोमेंट पे, तो इंस्टेंस होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो क्या दिख रहा है डाटा। और व्यू होता है एक पर्टिकुलर यूजर के अकॉर्डिंग, यूजर की क्या डिमांड है उस डेटाबेस में से, तो वो व्यू कहलाएगी।
द इंस्टेंस इज अ टेबल विद रोज एंड कॉलम्स। इंस्टेंस में भी डेफिनेटली रोज एंड कॉलम्स बने रहेंगे, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो डाटा होगा बस वही कैप्चर होगा। बाकी नया डाटा डिलीट और वो होगा तो वो फिर दूसरे इंस्टेंस में कैप्चर होगा, दूसरे मोमेंट पे। रिलेशनल डेटाबेस में टेबुलर फॉर्म में डाटा रहता है इस तरीके से, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। फिर स्कीमा तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को कहा जाता है। स्कीमा स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर लाइक नेम ऑफ द रिलेशन। टेबल को रिलेशन भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम रिलेशनल डेटाबेस भी है। नेम ऑफ द रिलेशन, फिर कॉलम किस टाइप के यूज होंगे, उनके नाम क्या होंगे। स्कीमा में टेबल का ओवरऑल स्ट्रक्चर डिफाइंड रहता है कि उसका नाम क्या रहेगा, उसके कितने कॉलम्स होंगे, कॉलम्स किस किस टाइप के होंगे। टाइप मतलब इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप, वेरचर टाइप, अलग अलग टाइप के डाटा टाइप्स के का डाटा उसमें स्टोर रहेगा, तो वो भी मेंशन रहता है स्कीमा में। फिर है कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होता है यहाँ पे, जैसे सेट थ्योरी एंड प्रेडिकेट लॉजिक, फिर रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस, ये सब का यूज़ होता है। और फर्स्ट इंटरनेट डेटाबेस एप्लीकेशन वो क्रिएट हुआ था 1995 में। और इसी एरा में मतलब 1970 से रिलेशनल डेटाबेस आया हुआ, बट और भी डेटाबेसेस आते रहे हैं इस टाइम पे, और भी कुछ मॉडल्स। तो उनमें से जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल आया है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, और बाकी भी मॉडल्स ये आते रहे हैं, लेकिन रिलेशनल डेटाबेस की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं रही। वो 1970 में जब से आया है और अभी तक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस। फिर आया क्लाउड डेटाबेस। क्लाउड टेक्नोलॉजी आप लोग को पता ही है कि कोई भी चीज़ ऑनलाइन सर्विस, मतलब ऑनलाइन आप कुछ भी कितना भी डाटा सेव कर सकते हैं, ऑनलाइन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जो डाटाबेस क्लाउड पे स्टोर्ड रहते हैं, मतलब ऑनलाइन स्टोरेज एरिया मिल जाता है, कंपनीज प्रोवाइड करती है ये स्टोरेज एरिया। तो जो भी कंपनी प्रोवाइड करती है वो बस उतना स्टोरेज आपको खरीदना पड़ता है, और उधर आप कुछ भी ऑनलाइन ऐसे डेटाबेसेस की फैसिलिटी भी कुछ कंपनीज प्रोवाइड करती है, तो आप सीधा वो डेटाबेस खरीद सकते हो और उस पर अपना डाटा पूरा आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी ऑनलाइन। उसमें डाटा आप अपना एंटर कर सकते हैं, जो भी डेटाबेस से जैसे आप ऑफलाइन इंटरेक्ट करते हैं वैसे जो भी ये चीज़ें आप ऑनलाइन कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना कोई सेकेंडरी स्टोरेज या सेटअप की ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। आप बस कुछ उस सर्विस के चार्जेस पे करने होते हैं टाइम टू टाइम, और वहाँ ऑनलाइन डेटाबेस आपका मेंटेन होता रहता है। आप उसको मेंटेन कर सकते हैं कहीं से भी बैठ के, स्पेस आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है। तो क्लाउड डेटाबेस वही है कि यहाँ पे क्लाउड प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है, वहाँ पे आप डेटाबेस को कैसे वर्क कर सकते हैं। डेटाबेस एक सर्विस के फॉर्म में आपको प्रोवाइड हो जाता है, डेटाबेस है सर्विस, इसको डी बास भी इसीलिए कहा जाता है। नाउ कुछ बेस्ट क्लाउड ऑप्शंस, मतलब जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं इस टाइप के क्लाउड फैसिलिटीज़, जैसे AWS बहुत फेमस है, अमेजन वेब सर्विसेज, फिर स्नोफ्लेक कंप्यूटिंग, ओरेकल डेटाबेस क्लाउड सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, गूगल क्लाउड स्पैनर है। तो ये हो गए क्लाउड डेटाबेस। एडवांटेजेस हैं क्लाउड डेटाबेस के, लोअर कॉस्ट है कि अपना कुछ सेटअप नहीं करना पड़ता, कंपनी प्रोवाइड कर देती है, और थोड़े कम कॉस्ट पे ही प्रोवाइड कर देती है। खुद सेटअप करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी। ऑटोमेटेड है, ऑनलाइन सब मेंटेन हो जाता है, और इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी है, मतलब कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है ऑनलाइन, बस इंटरनेट होना चाहिए, फिर तो कहीं से भी आप इसको किसी लोकेशन से भी और किसी टाइम इसको एक्सेस कर सकते हैं, एनी लोकेशन एनी टाइम। फिर आया नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस का मतलब होता है नॉट ओनली एसक्यूएल, मतलब सिर्फ एसक्यूएल नहीं, और भी डेटाबेस को ये इंक्लूड करता है। जैसे एसक्यूएल क्या रिलेशनल मॉडल से डील करता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बट नो एसक्यूएल मतलब सिर्फ टेबुलर फॉर्म के डाटा नहीं, डिस्क्रिप्टिव डाटा को भी ये हैंडल कर सकता है। आजकल क्या है, बहुत टाइप का डाटा अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ टेबुलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सके, बहुत डिस्क्रिप्टिव डाटा होता है, अलग अलग टाइप का डाटा होता है, तो वहाँ नो एसक्यूएल डेटाबेस है, ये बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ डाटा को एकोमोडेट कर सकता है, हैंडल कर सकता है। नॉट ओनली एसक्यूएल मतलब टेबुलर फॉर्म वाले डाटा को तो हैंडल कर ही रहा है, और भी टाइप के डाटा को ये हैंडल कर लेता है। तो नो एसक्यूएल अप्रोच क्या होता है, इट कैन एकोमोडेट अ वाइड वेराइटी ऑफ डाटा मॉडल्स। नो एसक्यूएल का मतलब होता है नॉट ओनली एसक्यूएल, ये ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस का एक तरीके से ऑल्टरनेटिव हो गया,
इन विच डाटा इज प्लेस्ड इन रिलेशनल, मतलब वही रिलेशनल टेबल में तो हर चीज़ टेबुलर फॉर्म में होगी, और डाटा स्कीमा पहले से ही परफेक्टली डिज़ाइन कर दी जाती है जब डेटाबेस बिल्ड करते हैं। बट नो एसक्यूएल में क्या है, क्योंकि किसी भी टाइप का डाटा आ सकता है, तो ये थोड़ा सा एडाप्टिव होता है, ठीक है, पहले से ही चीज़ें फिक्स नहीं रहती, थोड़ा सा ये एडजस्ट कर जाता है नए डाटा के अकॉर्डिंग। तो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस आर यूजफुल फॉर, जो आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा ना, किसी भी टाइप का डाटा अवेलेबल हो रहा है, जो समटाइम्स टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा डिस्क्रिप्टिव डाटा है टेबुलर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हम, तो अलग अलग टाइप के डाटा को ये हैंडल कर लेता है नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो कुछ एग्जांपल देखें नो एसक्यूएल डेटाबेस के, तो वो हैं जैसे डॉक्यूमेंट बेस्ड यदि डाटा वो हैंडल कर रहा है, तो वैसे डेटाबेसेस होंगे नो एसक्यूएल के ही, मोंगो डीबी, काउच डीबी, क्लाउडेंट, फिर की वैल्यू स्टोर, इस टाइप के डाटा को, ऐसा कोई रिलेशनशिप है की वैल्यू का, तो उस इस टाइप के डेटाबेसेस हो गए, मैम कैश, रेडिस, कोहेरेंस। फिर टेबुलर फॉर्म के मतलब जो रिलेशनल तो इसमें आता ही आता है, तो टेबुलर वाले डाटा हो गए एच बेस, बिग टेबल, एक्यूम्यूलो। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, ये याद रखिएगा। फिर है एडवांटेजेस देख लेते हैं नो एसक्यूएल के। हाई स्केलेबिलिटी है, मतलब किसी भी टाइप का डाटा आएगा तो ये उसको एकोमोडेट कर लेगा, एडजस्ट कर जाएगा। हाई अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं नो एसक्यूएल के। ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स डेटाबेस है, तो रिलायबल स्टैंडर्ड नहीं है एसक्यूएल का अभी तक। मैनेजमेंट का चैलेंज रहता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा तो इसको डेली मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। इसका जीयूआई नहीं अवेलेबल है, और कोई भी चीज़ जीयूआई फॉर्म में इजी रहती है। जीयूआई होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो नो एसक्यूएल के लिए कोई जीयूआई टूल्स अवेलेबल नहीं है। बैकअप इसका वीक पॉइंट है। जैसे मोंगोडीबी जो है, और यहाँ पे हमने देखा मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट बेस्ड नो एसक्यूएल है, यहाँ देखिए, तो जो जैसे यहाँ पे देखिए मोंगोडीबी हैव नो, मोंगोडीबी में कोई पावरफुल अप्रोचेस नहीं है डाटा बैकअप के। अब नेक्स्ट मॉडल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। इसमें वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स का यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स का, क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट है वही इसमें यूज़ हो रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ का यूज़ हो रहा है, और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का यूज़ हो रहा है। रिलेशनल, देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, रिलेशनल मॉडल के फीचर्स तो हैं ही हैं, इस रिलेशनल में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को भी ऐड कर दिया, तो ये दोनों को हैंडल कर पा रहा है। रिलेशनल मॉडल के फीचर्स को भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को भी, तो ये भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है रिलेशनल मॉडल का। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस कौन से रूल्स को फॉलो करता है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बिल्कुल सिमिलर वही कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है यहाँ पे। ये एक हाइब्रिड एप्लीकेशन है, हाइब्रिड मतलब एक कॉम्बिनेशन हो गया ना एक तरीके से रिलेशनल मॉडल का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स का। दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, ये क्या क्या प्रॉपर्टीज कंटेन करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, वो हम देख लेते हैं। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज भी हैं, एंड ये रिलेशनल डेटाबेस की भी प्रॉपर्टीज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या रहेंगी, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एनकैप्सुलेशन, ये तो मेन फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। इसके अलावा भी और भी फीचर्स होते हैं, कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। तो ये तो हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रॉपर्टीज, और यही मॉडल रिलेशनल डेटाबेस की प्रॉपर्टीज को भी प्रोवाइड करता है, वो है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी, ड्यूरेबिलिटी, कंकरेंसी, क्वेरी प्रोसेसिंग। ये सब रिलेशनल डेटाबेस से रिलेटेड है, ये सब फर्दर डिटेल में हम आगे भी देखेंगे आगे के चैप्टर्स में। नाउ फिर आया, तो ये हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स प्रॉपर्टीज का और रिलेशनल डेटाबेस प्रॉपर्टीज का। अब नेक्स्ट आया ग्राफ डेटाबेसेस। अब ग्राफ डेटाबेसेस क्या है, ये भी एक टाइप का नो एसक्यूएल डेटाबेस है। इसमें डाटा ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, नोड्स और एजेस के फॉर्म में, जैसे ग्राफ में होता है। नोड एक एंटिटी को दर्शाता है, एंटिटी मतलब इसी को टेबल कहेंगे बाद में, जनरली रिलेशनल के फॉर्म में इसको टेबल कहते हैं, बट एंटिटी रियल वर्ल्ड किसी भी चीज़ को भी एंटिटी कह देंगे, जिसका भी हम डाटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको एंटिटी कहेंगे। एज का मतलब दो एंटिटीज के बीच में वो रिलेशनशिप,
क्योंकि हर नोड आपस में कनेक्टेड है। किसी भी डेटाबेस में कनेक्शन तो होगा ही, ऑब्जेक्ट्स के बीच में या एंटिटीज़ के बीच में या टेबल्स के बीच में, वो कंप्लीट हर चीज़ आपस में कनेक्टेड रहती है। और यहाँ हर चीज़ कैसे रिप्रेजेंट है, एंटिटीज़ नोड के फॉर्म में, और उनमें जो रिलेशनशिप्स हैं वो एजेस के फॉर्म में है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप देख सकते हैं। और मोस्टली इसका यूज़ कहाँ होता है, एससीएम में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, या आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ आईपी टेलीफोनी। ये कुछ एग्जांपल्स दे दिए गए हैं कि ग्राफ डेटाबेस का यूज़ किधर किधर हो रहा है। नाउ ये ग्राफिकल फॉर्म में हो गया एक तरीके से, ये एंटिटीज़ कहलाएंगे, एम्प्लॉय, कंपनी एंड सिटी, और ये इनके बीच में रिलेशनशिप हो गया। कंपनी है, कंपनी, ये एम्प्लॉय इस कंपनी का मैनेजर है, या कंपनी इज लोकेटेड इन सिटी। ठीक है, तो इनमें रिलेशनशिप्स भी हो गई। अब है वो तो टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस हमने देख लिए, उन्हीं को डेटाबेस मॉडल्स भी कहा जाता है। अब डीबीएमएस देखते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या चीज़ है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ओरेकल, माई एसक्यूएल। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि डीबीएमएस क्या क्या अलाउ करता है, ये आप पढ़ सकते हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, कंट्रोल्स रेडंडेंसी, डाटा शेयरिंग, बैकअप में काम आता, मल्टीपल यूज़र इंटरफेसेस। यही पॉइंट्स कुछ कुछ हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किए हैं, वही सेम पॉइंट्स यहाँ भी रिपीटेड हैं। डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस में आएगा साइज़ बहुत ज़्यादा, देन कॉस्ट, फिर कॉम्प्लेक्स रहता है। अब आरडीबीएमएस क्या चीज़ है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट पॉपुलर है, मतलब हर चीज़ टेबुलर फॉर्म में मैनेज होती है। तो जो प्रैक्टिकली भी इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आरडीबीएमएस का। सो देखते हैं अब इसको। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें डाटा टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, एक टेबल के फॉर्म में, टेबल मतलब रोज और कॉलम्स होते हैं उसमें। और आरडीबीएमएस किस पर बेस्ड है, रिलेशनल मॉडल के ऊपर। और ये मॉडल किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ईएफ कोड ने, अराउंड ईयर 1969। एग्जैक्ट नहीं होता 1969, वो कहीं कहीं 1970 भी लिखा रहता है, तो अराउंड 69 to 70 ये मॉडल आया है। देन एन आरडीबीएमएस ये टेबुलर डीबीएमएस होता है, और यहाँ पे ये क्या क्या मेंटेन कर रहा होता है, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा। देन नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, वो हम देख लेते हैं। वो है जैसे टेबल, रिकॉर्ड, टपल, फील्ड, कॉलम नेम, एट्रीब्यूट, इंस्टेंस, स्कीमा, कीज। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इसके, यही सब डिटेल में भी आगे फर्दर चैप्टर्स में हम देखेंगे। सो इस चैप्टर में तो इतना ही कंटेंट है चैप्टर 2 में। अब इसी वीडियो में हम और एक चैप्टर देखेंगे, दैट इज चैप्टर 3। तो इस वीडियो में इतना ही, अब कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 3 को। अब देखते हैं चैप्टर 3। नाउ चैप्टर 3 में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। ये टॉपिक लगभग चैप्टर 2 से ही रिलेटेड है, जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स देखे हैं, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, वही लगभग वही पॉइंट्स रिपीट होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो हम देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस क्या होते हैं। वो मॉडल्स थे, उन्हीं मॉडल्स पे बेस्ड ये डेटाबेसेस हैं। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस यूज्ड फॉर स्टोरिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डाटा। अलग अलग टाइप के डाटा को हैंडल करने के लिए अलग अलग टाइप ऑफ डेटाबेस होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिगार्डिंग 8 डेटाबेसेस। सो टाइप्स ऑफ डेटाबेस में क्या आ जाएगा, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। बाकी ये सारे तो लगभग हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं, बट दोबारा से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेंगे हम। देन नो एसक्यूएल, क्लाउड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस एंड हायरार्कियल डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या होता है, ये कुछ पॉइंट्स है, देख लीजिएगा। डिटेल चैप्टर के लिए आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, उधर चैप्टर वाइज हर एक पॉइंट डिटेल में मेंशन है। सेंट्रलाइज में डाटा एक सेंट्रल लोकेशन में सेव हो जाता है, वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है। एडवांटेजेस हैं सेंट्रलाइज डेटाबेस के, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं।
देन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, तो सेंट्रलाइज्ड के बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड। सो डिस्ट्रीब्यूटेड के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे अपाचे, कैसेंड्रा, एच बेस, इग्नाइट एटसेट्रा। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस ये दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एंड हेटेरोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, इसलिए लिखा गया है डीडीबी। डीडीबी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। सो होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एंड हेटेरोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब ये क्या होते हैं, होमोजीनियस डीडीबी एंड हेटेरोजीनियस डीडीबी। एडवांटेजेस देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के। देन रिलेशनल डेटाबेस जो हम पढ़ चुके हैं, वो गिवन बाय, ये रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है, गिवन बाय, एंड दैट मॉडल वाज डेवलप्ड या इट वाज इन्वेंटेड बाय ईएफ कोड अराउंड ईयर 1970। कहीं कहीं 69 भी लिखा रहता है, डजेंट मैटर, वो थोड़ा बहुत एग्जैक्ट डेट्स इनकी होती भी नहीं है, अराउंड दैट पीरियड ये डेटाबेस आया है। इसमें रोज और कॉलम्स का यूज होता है, रोज को टपल भी कहते हैं, कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है, और टेबल को रिलेशन भी कहते हैं। और ये जिस लैंग्वेज का यूज़ करता है दैट इज़ एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और कुछ एग्जांपल्स है रिलेशनल डेटाबेस के, वो हो गए माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल एटसेट्रा। देन प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशनल डेटाबेस में कुछ प्रॉपर्टीज होती जो ये रिलेशनल डेटाबेस फॉलो करता है, उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं एसिड प्रॉपर्टीज, जिसमें ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, I stands for isolation and D means durability. acid properties follow करता है ये database. A is atomicity, C is consistency, I is isolation and D is durability. और यही acid properties से related एक डिटेल चैप्टर भी फर्दर हम देखेंगे, इस वीडियो में नहीं, वो फर्दर एक किसी चैप्टर में डिटेल में भी डिस्कस्ड है। एसिड प्रॉपर्टीज के लिए एक सेपरेट चैप्टर है। नाउ नो एसक्यूएल डेटाबेस है। नो एसक्यूएल मतलब नॉन एसक्यूएल या फिर नॉट ओनली एसक्यूएल, मतलब ये अपार्ट फ्रॉम एसक्यूएल बाकी टाइप के डाटा को भी हैंडल करता है, वाइड रेंज ऑफ डाटा सेट्स को ये हैंडल कर पाता है, जो कि हम ऑलरेडी पीछे पढ़ भी चुके हैं। नो एसक्यूएल डेटाबेस को बेसिकली इन 4 टाइप्स में हम फर्दर डिवाइड कर सकते, देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे की वैल्यू स्टोरेज, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस, वाइड कॉलम स्टोर्स, ग्राफ डेटाबेस। बेसिकली ये 4 हो गई, बाकी 2-3 तो हम प्रीवियस चैप्टर में भी देख चुके हैं, तो ये चार्ट आप रिमेंबर कर सकते हैं। नो एसक्यूएल डेटाबेस टाइप्स में की वैल्यू स्टोरेज, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेसेस, देन वाइड कॉलम स्टोर्स एंड ग्राफ डेटाबेस। अब ये थोड़ी थोड़ी लाइंस डिस्क्राइब्ड है हर एक से रिलेटेड, की वैल्यू स्टोरेज क्या है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस, ग्राफ डेटाबेसेस एंड वाइड कॉलम स्टोर्स। फिर है एडवांटेजेस क्या है नो एसक्यूएल डेटाबेस के, एडवांटेजेस ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस, ये पॉइंट्स हो गए। देन फिर है क्लाउड डेटाबेस, जो कि क्लाउड टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल रहता है ये डेटाबेस एज अ सर्विस। तो इसीलिए क्योंकि ये चीज़ें एज अ सर्विस अवेलेबल है, तो सबके एंड में AAS लिखा रहेगा, सैस इसका अलग फुल फॉर्म होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, इन सर्विसेज का नाम होता है सैस, पैस, IaaS, DBaaS। इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए इन सब का यूज़ करना पड़ता है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का, अलग अलग सर्विसेज का। प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं, क्लाउड के लिए जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं ये सर्विस, जैसे हम देख चुके थे प्रीवियस चैप्टर में भी। AWS कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स यहाँ मैंशनड है। अमेजन वेब सर्विसेज बहुत ही फेमस है फॉर क्लाउड प्लेटफॉर्म। देन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, कामाटेरा है। देन देर इज फिनिक्स NAP, फिर साइंस सॉफ्ट है, गूगल क्लाउड एसक्यूएल एटसेट्रा। फिर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस, इसमें रिलेशनल मॉडल वाले कॉन्सेप्ट्स भी ये सपोर्ट करता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले फीचर्स भी। तो जैसे देखिए इसमें हर चीज़ डाटा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट रहता है, ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में, जैसे वही ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जैसे यूज़ करते हैं। देन आ गया हायरार्किकल डेटाबेस, इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। और हर एक को क्या कहते हैं हम, नोड्स, कुछ पेरेंट्स होंगे, कुछ चाइल्ड होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स हैं।
जैसे रूट नोड हो गया, फिर इसके लेवल्स, ये इसके चिल्ड्रन कहलाएंगे, ये पेरेंट है, देन ये इसके दो चिल्ड्रन कहलाएंगे, फिर इस लेवल पे ये पेरेंट बन गया, इसके फर्दर ये दो चिल्ड्रन हो गए। लेवल्स बढ़ाते गए हम, यहाँ पे इस केस में भी ये पेरेंट हो गए, देन ये इसके चिल्ड्रन। सो हर एक में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉलो हो रही है हर लेवल पे। और ये एक सिंपल सा डायग्राम है फॉर हायरार्कियल डेटाबेस। दिस इज हायरार्कियल डेटाबेस, जनरल एग्जाम्पल है वो। फिर है नेटवर्क डेटाबेस, ये नेटवर्क मॉडल पे डिपेंड है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। फिर है पर्सनल डेटाबेस, कोई यूज़र अपना ही पर्सनल चीज़ों को स्टोर करना चाह रहा है तो वो एक छोटा सा डेटाबेस बना सकता है, वो पर्सनल डेटाबेस कहलाता है। और ये सिंगल यूज़र के लिए डिज़ाइन रहता है ये पर्सनल डेटाबेस। एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल डेटाबेस मेंशन्ड है। देन फिर है, सो ये हो गया पर्सनल डेटाबेस। अब लास्ट मतलब कुछ, ये देखिए कुछ जो लास्ट में ये एक्स्ट्रा डेटाबेसेस मेंशन्ड है। 8 तक तो हमने वो पहले वाले चार्ट में भी देखा था, 8 डेटाबेसेस। इसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा डेटाबेसेस है। पर्सनल डेटाबेस हो गया, ऑपरेशनल डेटाबेस, डे टू डे के ऑपरेशंस को ये हैंडल करता है, रियल टाइम पे जो चेंजेस आ रही हैं डेटाबेस में उन सारे डाटा को ये हैंडल करता है। डेली के डाटा ऑपरेशंस को जो कि बहुत सारी बिजनेसेस में रिक्वायरमेंट होती है कि डेली क्या क्या डाटा ऑपरेशंस हो रहे हैं वो भी कहीं मॉनिटर होने चाहिए। तो ऑपरेशनल डेटाबेसेस उससे डील कर रहे होते हैं, मतलब पर डे ट्रांजैक्शन से ये डील कर रहे होते हैं, उनको मैनेज कर रहे होते हैं। देन एंटरप्राइज डेटाबेस, ये स्पेसिफिकली किसी एंटरप्राइज से रिलेटेड होता है, उसके डाटा से डील कर रहा होता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस या एंटरप्राइजेज इस डेटाबेस का यूज़ करते हैं फॉर, उनका मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा होता है ना, तो उन्हें स्पेशलाइज डेटाबेस चाहिए, तो वो वहाँ पे एंटरप्राइज डेटाबेस हो गया। ये एडवांटेजेस हो गए। एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्राइज डेटाबेस। सो इस वीडियो में लगभग हमने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं। ये 3rd चैप्टर को मैं फिर से एक समरी के फॉर्म में दिखा रही हूँ। एंड देन इस वीडियो में इतनी ही समरी हम इंक्लूड करेंगे। सो चैप्टर 3 में हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस देखा, ये रहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस। देन सेंट्रलाइज डेटाबेस, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। देन हमने देखा रिलेशनल डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, हायरार्कियल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, पर्सनल डेटाबेस, ऑपरेशनल डेटाबेस, एंटरप्राइज डेटाबेस। सो इस वीडियो में 3 चैप्टर्स कवर हो गए। इन चैप्टर्स को समराइज किया गया है इन तीनों एक ही वीडियो में, इन तीनों चैप्टर्स को। ऐसे ही चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।